दोस्तों देखते हैं आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीव विज्ञान से संबंधित है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है फास्फोरस। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होती है, तो सोडियम की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए में है संघनन, बी में है कोशिका क्रिया, ऑप्शन सी में है अवशोषण का सिद्धांत, ऑप्शन डी में है चूषण का सिद्धांत। तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है जो कोशिका क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं मृदा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मृदा को 8 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें से प्रमुख है जलोढ़ मृदा। एक में क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जब भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसी का है, जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है। इसमें भारत में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, तो क्षेत्रफल में 22% क्षेत्रफल पर भारत के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बांगर और एक होते हैं खादर। बांगर होते हैं जो पुरानी मिट्टी को बांगर बोला जाता है और नई मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है। दूसरा है काली मिट्टी। पहला था जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी यानी काली मृदा। काला मिट्टी काला रंग होता है जो किस कारण होता है, जो काला रंग होता है जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण होता है काला रंग। काली मिट्टी काला रंग का होता है। और काली मिट्टी में क्या उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन होता है जो कपास होता है जो काली मिट्टी में ज़्यादा उगाया जाता है। काली मिट्टी को ही दूसरा नाम है जो रेगुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुई मृदा के नाम से काली मिट्टी को ही जाना जाता है। तीसरा नंबर में है लाल मृदा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग होता है जो लो ऑक्साइड के कारण होता है, जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। और लास्ट है एक और है जो लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा होता है जो सफ़ेद लेटेराइट होता है। सफ़ेद लेटेराइट होता है जो किस कारण होता है, तो क्योलिन के कारण होता है। क्योलिन के कारण होता है जो सफ़ेद मृदा सफ़ेद होता है। और लेटेराइट मृदा में ही क्या होता है, तो इलायची और काजू ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस है जो 5 दिसंबर को है जो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, ऑप्शन बी में है वृद्धि के मापने के लिए, ऑप्शन सी में है रसाकर्षण की मापने के लिए, और डी में है ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग है जो पादप में वृद्धि के माप के लिए, पौधे में वृद्धि की माप के लिए ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या है। ऑप्शन ए में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी में है क्रेस्कोमीटर, ऑप्शन सी में है क्लाइनोमीटर, ऑप्शन डी में है पोटोमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है जो पोटोमीटर कहलाता है। अब पोटोमीटर का खोज है जो गोनोंग ने किया था। पोटोमीटर का खोज है जो गोनोंग ने किया था, इसीलिए गोनोंग को पोटोमीटर मापी के जन्मदाता भी कहा जाता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है, निम्न में से कौन है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है क्लेरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है क्लोरोफार्म, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है थायरॉक्सिन। तो साइटोकाइनिन है जो ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन का खोज किया था 3 को वैज्ञानिक मिलकर किए थे, वो थे मिलर, स्कूग और स्ट्रांस, जो कब किए थे 1955 में किए थे साइटोकाइनिन के खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए में है ऑक्सिन के द्वारा, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनिन के द्वारा, ऑप्शन सी में है जिब्रेलिन के द्वारा, ऑप्शन डी में है एथिलीन के द्वारा। तो प्रकाश अनुवर्ती संचरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये होता है ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ऑक्सिन क्या है, तो ये ऑक्सिन है जो पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, तो
पादप हार्मोन है। इसका खोज किसने किया था? ऑक्सिन का। तो 1880 में खोज किए थे, डार्विन खोज किए थे। ऑक्सिन का खोज 1880 में डार्विन किए थे। जो ऑक्सिन क्या करता है? तो पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अब पत्ती को विलगन रोकता है। पत्ते जो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो उसको भी ये रोकने का काम करता है और फसलों को गिरने से ही बचाता है ऑक्सिन है। साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसके खोज कौन किया था? तो साइटोकाइनिन का खोज है जो 1955 में, साइटोकाइनिन का खोज 1955 में मिलर किए थे और इसका नामाकरण लिथाम किए थे। खोज किए थे 1955 में मिलर और नामाकरण किए थे साइटोकाइनिन के लिथाम। अब देखते हैं, अब है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स है क्या? तो इसके जापानी वैज्ञानिक थे, जापान के रहने वाले थे, कुरोशोवा थे, जापान के रहने वाले थे, जो 1926 में जिब्रेलिन के खोज किए थे। और जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है? तो जिब्रेलिन है जो कवक से प्राप्त होता है, कवक से निकाला जाता है। और ये भी है जो छोटे पौधे को लंबा करता है और फूल बनने में मदद करता है, जिब्रेलिन। अब है एथिलीन। एथिलीन क्या करता है? तो ये हार्मोन है, जो हार्मोन एथिलीन है, जो बर्ग ने 1962 में कहा था यह एक हार्मोन है। एथिलीन के बारे में बर्ग ने 1962 में कहा था, प्रमाणित किया था कि यह हार्मोन है जो क्या करता है? तो फलों को पकाने में मदद करता है और मादा पुष्पों को संख्या में वृद्धि करवाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जस्ट ऊपर में अभी डिस्कस किए हैं दोस्तों कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है जो कवक से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो पादप वृद्धि अनुमापन के लिए जेसी बोस का नाम जुड़ा हुआ है, जिनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए में है गुणसूत्र, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है प्लास्टिड, ऑप्शन डी में है गोल्गी काय। तो निम्न में से जो सबसे बड़ा कोशिकांग है जो प्लास्टिड है, जो सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है क्या? ऑप्शन ए में है क्रिस्टी, ऑप्शन बी में है ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी में है मैट्रिक्स, ऑप्शन डी में है माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका के अंदर में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी के निर्माण में, एडिनोट्राइफॉस्फेट के निर्माण में मदद करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एटीपी का निर्माण होता है। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन 1886 में और इसका नामकरण बेंडा किए थे। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। या कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का इंजन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है जो विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टमाटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टमाटर में है जो 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 26 गुणसूत्र है जो मेढक में पाए जाते हैं, 26 गुणसूत्र। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना होता है, जो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। 38 गुणसूत्र है जो बिल्ली में है, जो 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र है जो 1300 से 1600 है, जो किसमें पाया जाता है? तो ट्रेडोफाइटा में, ट्रेडोफाइट्स में है जो 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सबसे कम है जो 2 गुणसूत्र किसमें पाई जाती है? एस्केरिस में है जो 2 गुणसूत्र मात्र पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का खोज कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1829, ऑप्शन बी में 1729, ऑप्शन सी में है 1683, ऑप्शन डी में है 1783। तो जीवाणु का खोज है जो 1683 में किया गया था। जीवाणु का खोज 1683 में किया गया था। जो होलैंड के रहने वाले थे ल्यूवेनहॉक। होलैंड के ल्यूवेनहॉक रहने वाले थे, यही 1683 में जीवाणु का खोज किए थे। इसीलिए फादर ऑफ सेल के नाम से, फादर ऑफ बैक्टीरिया के नाम से ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है।
और जीवाणु का नाम दिया था 1829 में एहरनबर्ग। एहरनबर्ग थे जो 1829 में जीवाणु का नाम दिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पित्त यानी वाइल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 7.1, ऑप्शन बी में है 7.5, ऑप्शन सी में है 7.7, ऑप्शन डी में है 7.9। तो पित्त का पीएच मान है जो 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि पित्त का आकार कैसा होता है, तो पित्त का आकार है जो नाशपाती के समान होता है। और कैसे होते हैं? तो पित्त है जो हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के क्षारीय द्रव होते हैं, हल्के पीले रंग के क्षारीय द्रव होते हैं पित्त। यकृत से निकलने वाला पित्त है जो पित्ताशय में ही जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय के गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ए में है ग्लाइकोगॉन, ऑप्शन बी में है इंसुलिन, ऑप्शन सी में है पादप, ऑप्शन डी में है सोमोटेट्रिन। तो अग्नाशय के गामा सेल से है जो सोमेटोस्टेट्रिन नामक हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, अल्फा एक होता है, बीटा और एक होता है गामा। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन और गामा कोशिका से निकलता है सोमेटोस्टेट्रिन निकलता है। अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में दोस्तों। इंसुलिन का खोज 1921 में कौन किया था? तब बेटिंग एवं वेस्ट किए थे। बेंटिंग एवं वेस्ट है जो 1921 ईस्वी में इंसुलिन के खोज किए थे। इंसुलिन के खोज 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। और 1922 में है जो पहला बार इसका इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन का इंजेक्शन 1922 में दिया गया था। कनाडा में के वो थे जो दिया गया था, उनका नाम था लियोनार्ड थॉमसन थे, जिनको 1922 में इंसुलिन की सुई लगाई गई थी। इंसुलिन की ही अधिकता से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जो इंसुलिन किसे स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में है मार्शल, ऑप्शन बी में है लैंगली, ऑप्शन सी में है थॉम्पसन, ऑप्शन डी में है बेस्ट। तो श्वेत तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था लैंगली ने। श्वेत तंत्रिका तंत्र को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? तो लैंगली ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, मोलस्का में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए में है विसरण के द्वारा, ऑप्शन बी में है मूत्र अंग के द्वारा, ऑप्शन सी में है ज्वाला कोशिका के द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो मोलस्का के द्वारा उत्सर्जन है जो मूत्र अंग के द्वारा है जो मोलस्का में उत्सर्जन होता है। मोलस्का में उत्सर्जन मूत्र अंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 6। तो मूत्र का पीएच मान है जो 6 होता है। पीएच का खोज है जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका खोज 1919 में किसने किया था? तो सोरेनसन है जो 1919 में पीएच का खोज किए थे। इसका स्केल का पैमाना, पीएच का स्केल कितना से कितना तक होता है? तो 0 से लेकर 14 तक पीएच का पैमाना होता है। जो 0 से 7 तक होता है, 0 से 7 से नीचे होता है जो अम्लीय होता है, और 7 होता है जो उदासीन होता है। उदासीन पीएच मान का विलयन 7 होता है, और 7 से अधिक 14 तक क्षारीय पीएच मान का विलयन होता है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लरो या उरो हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए में है अधिवृक्क, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है पीलिया, ऑप्शन डी में है मस्तिष्क। तो लरो या उरो हार्मोन के नाम से अधिवृक्क को ही इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। तो अधिवृक्क को ही लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं यकृत क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg से 2 kg इसका वजन होता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है। अब पीलिया क्या होता है? तो पीलिया एक बीमारी होता है जो पूरे शरीर जो है पीलिया रोग में पीला पड़ जाता है। तो ये क्या होता है? तो पीत वाहिनिकाएं में अवरोध हो जाने के कारण क्या होता है? पीत वाहिनिकाएं में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं है जो बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, और यही बिलिरुबिन है जो एंजाइम बिलिरुबिन जो पूरे शरीर में फैल जाता है, इसी से पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब देखते हैं मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 तक होता है।
मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो सेरिब्रम है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, सेरिब्रम। अब नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शुक्राणु का लंबाई कितना होता है? ऑप्शन ए में है 3 माइक्रोन, ऑप्शन बी में है 8 माइक्रोन, ऑप्शन सी में है 10 माइक्रोन, ऑप्शन डी में है 5 माइक्रोन। तो मनुष्य के शुक्राणु की लंबाई होते हैं जो 5 माइक्रोन के बराबर होता है। 5 माइक्रोन होता है मनुष्य का शुक्राणु का लंबाई। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है जो होमो सेपियंस है।